नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे झारखंड की, लेकिन यह बात झारखंड में हेमंत सरकार पर छाए राजनीतिक संकट की नहीं होगी, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी और गंभीर संकट की बात आज हम करेंगे। गुपचुप तरीके से झारखंड में चल रहे गजवाए हिंद की तैयारी किस्तों में सामने आ रही है। जिस यूपीएससी जिहाद के प्रति सुदर्शन ने लोगों को आगाह किया था, उसकी तस्वीर झारखंड में धीरे धीरे सामने आने लगी है। ताजा मामला पलामू के है, जहां महादलितों की एक बस्ती को मुसलमानों ने ना सिर्फ उजाड़ दिया, बल्कि उन महादलितों को जबरन ट्रकों में लाद कर जंगल में छोड़ दिया और जमीन को मदरसे की जमीन बताकर कब्जा कर लिया। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि इस बस्ती के चारों ओर मुसलमानों ने साजिशन अपनी आबादी बढ़ाई और फिर इस घटना को अंजाम दिया। यह साजिश कोई नई बात नहीं। यदि आपको याद होगा तो झारखंड के 16 मुस्लिम बहुल जिलों में स्कूलों के जरिए शरिया भी कुछ दिन पहले लागू करवा दिया गया था। वहां सरकारी स्कूलों को शुक्रवार को बंद किया जाने लगा और रविवार को कक्षाएं खोली जाने लगी थी। स्कूलों के नाम के आगे उर्दू भी लिखवा दिया गया था और प्रशासन आंखें मूंदा रहा। इससे पहले राजधानी रांची में ट्रैफिक रोक कर बीच रोड पर नमाज पढ़ने का मामला भी सामने आ चुका है। हजारीबाग में जब एक मोहल्ले में मुस्लिमों की आबादी बढ़ी तो एकमात्र बचे हिंदू परिवार का जबरन धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की गई। फिलहाल परिवार घर बार छोड़कर अज्ञात जगह पे जाकर छिपा हुआ है। पिछले साल सितंबर में लातेहार के डीसी अबू इकराम और कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की का वो ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसे आपने भी सुना होगा, जिसमें डीसी अबू इकराम विधायक को याद दिला रहा है कि वो मुसलमान है और मुसलमानों के वोट से जीतता है, इसलिए उसे उसकी बात माननी होगी। और ताजा मामला दुमका की बेटी अंकिता का है, जहां लव जिहादी को बचाने के लिए सिस्टम में बैठे गजवाए हिंद के एजेंट सक्रिय हो गए थे। आज हम बात करेंगे पलामू के महादलितों की बस्ती को उजाड़ने के पीछे कौन है। क्या झारखंड के सिस्टम में बैठे गजवाए हिंद के एजेंट इतने प्रभावशाली हो चुके हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं? और सबसे अहम सवाल ये कि झारखंड को सुरक्षित करने का क्या कोई अस्थायी समाधान, कोई अस्थायी फार्मूला है किसी के पास? करेंगे अपने मेहमानों के साथ मिलकर इन सारी चीजों पर चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों के साथ आपका परिचय करवाएंगे और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। झारखंड की हिम्मत वाली हेमंत सरकार के संरक्षण में जिहादियों की हिम्मत कुछ इस तरह बढ़ती नजर आ रही है कि जिहादियों ने मदरसे की जमीन बताकर 4 दशक से रह रहे 50 महादलितों के घर को तोड़ डाला और उन्हें जबरन ट्रक में भरकर जंगल में छोड़ दिया। ये लोग इसराइल मुखिया मुख्तार डीलर आदरूवाड इंतजार साहब मदीना, ये लोग मिलकर के सब झोपड़ा लड़का बगारी के तोड़ दिया कि कहाँ ले जाके बिक दिया। ये एक किस्सा नहीं है जब हिंदू संकट में है। झारखंड से आए दिन इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। हाल ही में झारखंड के दुमका से भी एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई थी, जहां पर जिहादी शाहरुख ने एक तरफा प्यार में पागल कहें या लव जिहाद के जाल में नहीं फंसने के कारण हिंदू लड़की अंकिता को घर में घुसकर जिंदा जलाकर मार डाला। झारखंड के ही हजारीबाग के एक मुस्लिम बहुल सिरसा गांव के हिंदू परिवार की महिलाओं के साथ जिहादियों ने अभद्रता की। सभी परिवार वालों पर इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया। पीड़ित हिंदू परिवार का कहना है कि रात को मुखिया इशरत जहां का बेटा वसीम अंसारी दर्जनों लोगों को लेकर जबरन उनके घर में घुस गया और उनकी बेटियों को अगवा कर ले गया। जिहादियों की लगातार इस प्रताड़ना से तंग आकर हिंदू परिवार ने अपने घर पर ताला लगा दिया। घटना के बाद से परिवार इतना डरा हुआ है कि मुखिया के बेटे मोहम्मद वसीम अंसारी ने 23 अगस्त को पॉस्को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके बाद भी पीड़ित परिवार वापस अपने गांव नहीं जाना चाहता। इतना ही नहीं, झारखंड को मिनी पाकिस्तान बनाने के लिए साजिश कुछ इस तरह चल रही है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में शिक्षा विद्या मंदिरों की बरसों से चली आ रही परंपरा को ही बदल कर रख दिया। हिंदुस्तान की शिक्षा प्रणाली को बदलकर झारखंड के 16 जिलों के 519 स्कूलों में शरिया लागू कर दी गई। अगर झारखंड में हो रही इन सभी घटनाओं को जोड़ दिया जाए तो आप साफ देख पाएंगे ये घटनाएं केवल साधारण घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये ऑर्गेनाइज की गई एक दिशा गजवाए हिंद के तहत की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो एक तरफ हेमंत सोरेन सरकार संकट में है, अपने विधायकों को रायपुर भेज रही है ताकि यहां पर कोई खरीद फरोख्त ना हो जाए, उसके विधायक कहीं बिक ना जाए, और दूसरी तरफ इस पॉलिटिकल ऊहापोह के बीच में जो गजवाए हिंद के गुर्गे सिस्टम में बैठे हुए वो अपने योजनाओं को अंजाम देने में जुटे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय कराएं। डॉक्टर राम अवतार राम सागर जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर, रेहान खान मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर, श्रवण पांडे जी हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, एच.एस. रावत हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु के रूप में जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं रेहान खान जी से कर लूंगा। रेहान जी, ये जो मसला है आपको भी पता होगा और इससे पहले भी जब हमारी और आपकी बात होती रही है तो इन सारे मुद्दों पर कभी न कभी चर्चा हुई है, लेकिन झारखंड का मसला जिस तरीके से सामने आ रहा है, धीरे धीरे करके जो पड़ते खुल रही है झारखंड की, उसमें यह लग रहा है कि शायद आधा से ज्यादा काम जो है झारखंड में हो चुका है। बहुत जल्द जो है वहां का हाल भी वैसा ही होना है जैसा कि अफगानिस्तान में और काबुल में हुआ था कि एक दिन आया और तालिबानियों ने पूरे देश पे कब्जा कर लिया। अब ऐसा लगता है कि झारखंड भी जो है पाकिस्तान नहीं बल्कि तालिबान शासित अफगानिस्तान बनने वाला है। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं हो रही है और प्रशासन आंखें बंद किए हुए बैठा हुआ है और राजनीतिक संरक्षण इसे मिला हुआ है, क्या आपको लगता है कि और कितना टाइम लगेगा गजवाए हिंद बनने में? आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल आ रही है सर। पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, ये नहीं कोई पाकिस्तान है और नहीं कोई अफगानिस्तान है। ये देश जो है सिर्फ संविधान से चलता है और ये सबका मुल्क है, कोई एक का मुल्क नहीं है। न मुसलमान का मुल्क है, न हिंदू का मुल्क है, न दलित का मुल्क है, ये सबका मुल्क है और सबसे बनता है। नहीं, ये तो भाई ये मुल्क जो है ना, ये मुल्क सबका आपको देखिए, वारदातें जो भी आती हैं सामने, आप उससे ये तो साबित नहीं कर सकते ना कि गजवाए हिंद होने जा रहा है, कि ये होने जा रहा है। अब बात सुनिए, जो पूरी जो मामला सामने है मतलब झारखंड का, देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर किसी भी जमीन पर मालिकाना हक जिसका होता है तो मालिक होता है उसमें। ये बात आपको भी अच्छे से मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल कोई भी हुआ, अभी तो ये दलितों का मामला है, ठीक है, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, मसला ये बनता है कि अगर वो लोग 20 साल से वहां पर रह रहे हैं और अगर मालिकाना हक मुस्लिम समुदाय का है, जैसे कि मदरसा बनाने के लिए अगर मालिकाना हक उनका है, उस पर भी सरकार को ये सोचना चाहिए। रेहान साहब, दो चीजें, दो आपत्ति, सुनिए, बात पूरी देखिए सर। ठीक है, चलिए बात पूरी कीजिए। बात नहीं सुनेंगे, ओके, आप बात पूरी कीजिए, बात पूरी नहीं निकलता। ओके, बात पूरी कीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, फिर बाद में आप दीजिए, उसका जवाब दीजिए। आप ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी का भी मालिकाना हक होता है, चाहे वो कोई भी समुदाय का हो, अगर मालिकाना हक मुसलमानों का है और उस पर जो है मदरसा बनाने के लिए वो जमीन है, अगर सरकार को या प्रशासन के सब दस्तावेज मौजूद हैं और मौजूद हो जाने के बाद ये लगता है कि मुस्लिम समुदाय की जमीन है जो मदरसा बनाने के लिए, तो उस पर भी हम यही चाहते हैं कि उनको बेघर ना करा जाए, उनको बेघर नहीं करा जाए। उस पे सरकार को ये एक्शन लेने की जरूरत है कि अगर उस पे मालिकाना हक मुसलमानों का है तो मुसलमानों को कहीं मैं रोकना चाहूंगा, मैं इसलिए रोकना चाहूंगा आपको क्योंकि मैं सिर्फ इस बात पे किसी एक घटना पे चर्चा नहीं कर रहा हूं। पलामू की जो घटना है वहां पर महादलितों को हटा दिया गया है, लेकिन वो वापस आएंगे और हम लोग उसे वापस कब्जा भी दिलवाएंगे, इसकी चिंता आप ना करें, उन्हें मिलेगा। दूसरी दो चीज़ों पर मैं आपको एक चीज़ पे मैं करेक्ट करना चाह रहा हूँ आपको। आपने कहा कि ये देश जो है ना हिंदू का है ना मुसलमान का है, ये सबका है। नहीं, ये देश हिंदू का है और आप भी हिंदू हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी तो हिंदू ही थे ना, आपने चेंज कर लिया तो ये तो जो देश है वो है। ये दूसरी बात, और दूसरी बात जो आपने कही कि ये जमीन का मालिकाना हक, मैं ठीक है, इसको आप बाद में करेक्ट कर लीजिएगा। और आप मालिकाना हक की बात जो आपने कही, और मालिकाना हक की बात आपने रेहान साहब बात तो सुन लो, आपको पूरा समय दिया था, आप बात तो सुन। अपनी जुबान को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, ये पूरा कंट्रोल है और आप लोग अनकंट्रोल्ड हो रहे हैं, इसीलिए मुझे ऐसी जुबान बोलनी पड़ रही है। आप लोग अनकंट्रोल्ड हो रहे हैं। आप बताइए ना, आप अपने दादा के दादा का नाम बताइए क्या था? आप अपने दादा के दादा का नाम बताइए, कौन थे वो? हिंदू ही थे ना? आपने संविधान को नकारा है कि नहीं, संविधान तो धर्मनिरपेक्ष है, संविधान धर्मनिरपेक्ष रहेगा। संविधान देश जो है संविधान से चलता है, संविधान देश नहीं होता है, संविधान देश नहीं होता है। आप फर्क को समझिए, अपनी बात को थोपिए मत लोगों पे। पढ़े लिखे लोगों की तरह बात कीजिए, आप पढ़े लिखे लोगों की तरह बात कीजिए। ये देश जो है
ये देश किसका है सबको पता है। मैं एच एस रावत जी के पास जाऊंगा। मुल्क किससे चलेगा? मुल्क किससे चलेगा? संविधान से चलेगा, नियम से चलेगा, कानून से चलेगा। आपने अभी कैसे कह दिया कि ये मुल्क हिंदुओं का? आपने कैसे कह भाई दिया? इसमें गलत क्या? मैं फिर कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, और आपको भी कह रहा हूँ कि आप भी हिंदू ही थे, आपका हमारा सबका है, लेकिन आपको जो है फिर वापस आना पड़ेगा। चलिए रावत जी। देखिए, मैं आपसे वही चीज बोलना चाह रहा हूँ कि ये मुल्क सबका है। सबका है, बिल्कुल सबका है जी। चलो रावत जी, लेकिन सारे लोग जब वापस आ जाएंगे तब सबका है, वरना जब आप जब दूसरे जब आप पाकिस्तान का गाएंगे तो आपका मुल्क नहीं हो सकता। ये आप रहेंगे यहाँ के, गाएंगे पाकिस्तान का, तो आपका मुल्क नहीं हो सकता। ये रावत साहब रखने के लिए बुलाते हैं, सुनने के लिए बुलाते हैं। पाकिस्तानी भी तो पहले हिंदुस्तानी थे, उनके बाप दादा भी तो पहले हिंदू ही थे। ये तो औरंगजेब के डर के कारण रेहान खान जैसे लोग मुसलमान बन गए। आपके परदादा वगैरह भी तो सारे पहले हिंदू ही थे ना, वो कोई बाहर से तो आया नहीं। आप कोई नस्ल सऊदी अरब की तो है नहीं, या आपकी कोई मिस्र की नस्ल तो है नहीं, या सीरिया की या तुर्की की नस्ल तो है नहीं आपकी तो हिंदू डीएनए। और आपके 10 पीढ़ी पहले भी सारे के सारे हिंदू ही थे। वो तो औरंगजेब का डंडा पड़ा तो आप लोग कन्वर्ट हो गए, और वो कन्वर्ट होकर के आप हिंदू से मुसलमान बन गए। तो आपको इसलिए हिंदू कह रहे हैं कि आपके परदादा और आपका डीएनए भी पहले हिंदू ही था, और पूरा पाकिस्तान भी हिंदू ही था पहले, और बांग्लादेश भी हिंदू ही था। ये तो कन्वर्ट हुए हैं सारे के सारे, तो जाके मुसलमान बने। आप इतिहास में जाओगे तो आपको पता चलेगा ना कि आपके दादा परदादा पूरे हिंदू ही थे। नहीं, इतिहास जानने की जरूरत नहीं, इन्हें पता है, पढ़े लिखे इंसान है, पता है। पहले आया है, और 700-800 वर्ष पहले यहाँ पर आकर के अटैक हुए, तो उससे पहले तो इस्लाम था ही नहीं। जब इस्लाम नहीं था तो तब भी तो उससे पहले सारे आर्य और हिंदू ही थे ना। रेहान साहब, सच्चाई को समझिए, इतिहास तो आपने भी पढ़ाई है। अगर आप पीछे इतिहास में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके परदादा वगैरह सब हिंदू नाम निकलेंगे, और वो है भी। आदत नहीं है जब ओवैसी परदादा वगैरह जब मुसलमान नहीं है, वो हिंदू हैं, तो वो तो सबसे ज्यादा मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं। इसलिए ये देश जो है, हिंदुस्तान जो है, पाकिस्तान समेत, अफगानिस्तान समेत, बांग्लादेश समेत तक हिंदू ही था। इसमें कोई दो राय नहीं है। और पाकिस्तान वाले खुद बोलते हैं कि हमारी जो पीछे पीढ़ियां थी वो तो हिंदू ही थी। कोई गुड़गांव से गया है, कोई पंजाब से गया है, कोई कहीं से गया है, वो सारे के सारे आज भी वहां पर अपने रस्म को निभाते हैं। वो सारे के सारे जानते हैं अपने इतिहास को। तो इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, आज आपने धर्म परिवर्तन कर लिया, बात अलग है। हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, हम यहाँ पर रह रहे हैं, आप भी रह रहे हैं, दोनों ही रहेंगे, हैं तो दोनों ही भाई भाई ना कहीं नहीं बात। लेकिन मसला यहाँ पे हम दूसरा चर्चा कर रहे हैं। पलामू की घटना तो एक इंसिडेंस है, उसके आधार पर हम कर रहे हैं कि झारखंड में कैसे जो है गजवाए हिंद की तरफ बढ़ता जा रहा है, और कैसे सिस्टम में लोग बैठे हुए जो हैं इस मुहिम को समर्थन दे रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। मैं इसी पे डॉक्टर राम सागर जी हमारे साथ हैं। राम सागर जी, पलामू की घटना जिस तरीके से हुई है, महादलितों को वहां से उजाड़ दिया गया, और अब वो कह रहे हैं, रेहान खान भी बोल रहे हैं, और वहां के जो लोग वो कह रहे हैं कि जमीन जो है वो मदरसे के लिए थी, तो 20 साल तक जो है जमीन पे कब्जा क्यों नहीं मांगा आपने इससे, प्रशासन से? 20 साल के बाद क्यों? जब आपकी आबादी कम थी तब आप नहीं मांग रहे थे, आपने आबादी बढ़ा ली, डेमोग्राफी चेंज कर लिया, आप कह रहे हो ये जमीन मेरी है, कागज भी आपने बनवा लिए, सारे फर्जी काम हो रहे हैं, सब चीज सिस्टम में बैठे लोग यही तो करवा रहे हैं। राम सागर जी, मेरे पास दैनिक भास्कर अखबार है जी। इस अखबार में जो छपा है पलामू की घटना के बारे में, वो 40 साल पहले से वहां ये महादलित समुदाय के लोग, बिल्कुल 40 से भी पहले, ये तो 20 साल ये कह रेहान खान बोल रहे हैं, 40 साल से भी पहले लोग थे वहां पे। मेरे पास अखबार है, दैनिक भास्कर में ये छपा हुआ रिपोर्ट मैं पढ़ करके बता रहा हूँ जी कि 40 साल पहले भी जो वहां सर्वे हुआ था, उस सर्वे में इन लोगों के नाम से पर्चा है बना हुआ। ये 20 साल की बात कर रहे हैं, वो 40 साल का पर्चा बीच में काट के कहूं, मैं आ जाऊंगा आपके पास, आ जाऊंगा रेहान जी, आ जाऊंगा जी। एक मिनट जब देखिए मुकेश जी, जब रांची ही कराची बन जाएगा तो पलामू को पाकिस्तान बनने में थोड़ी देर लगेगी। जब रांची ही कराची बन गया, आप पीछे जो दंगा वहां हुआ था, और दंगे में जो कार्रवाई जिन पदाधिकारियों के द्वारा किया गया, वहां के एसएसपी साहब के द्वारा किया गया, डीसी के द्वारा किया गया, या अन्य पदाधिकारियों के द्वारा किया गया, तो हेमंत सरकार ने उसका तुरंत ट्रांसफर कर दिया, और इस ट्रांसफर को हाईकोर्ट ने भी बड़ा नजदीक से देखा और कड़ी टिप्पणी की। तो
रांची में ही कराची बना रहे हैं ये हेमंत सरकार, तो पलामू में पाकिस्तान बन गया तो क्या हुआ? बिल्कुल सही कह रहे थे। और रांची को कराची और पलामू को पाकिस्तान बनाने में पूरी सरकार लगी हुई है और ये कोई नई बात नहीं है। जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है, अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि वो सारी चीजें इसी दिशा में जा रही हैं। हमारे साथ श्रवण, स्कूल में उर्दू केवल जोड़ करके आ गया, फिर शुक्रवार का वहां छुट्टी का घोषणा कर देते हैं। तो ये तो मिल करके कर रहे हैं, इस बात से नुकसान ही इन लोगों को होगा। आगे चल इन लोगों को ही, इसके समाज को ही आगे बढ़ करके इसका विरोध करना चाहिए था, चाहे ये महादलित का मामला हो, चाहे रांची में भी जो घटना घटी थी, जो दंगे हुए थे, कोई एक दिन का नहीं, बाहरी लोग आकर के दूसरे प्रदेशों से आकर करके वहां तैयारी किया गया था, छतों पर जाकर के पत्थर जमा करवाए गए थे और जगह जगह मीटिंग करवाई गई थी उस घटना के बाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं श्रवण जी। मैं आपका जवाब रेहान जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन रेहान जी के पास जाने से पहले श्रवण जी के पास जाऊंगा। श्रवण जी, ये जो पलामू में जो घटना हुई है, जय भीम और जय मीम का जो नारा देते थे जो लोग, आज उसकी कलई खुलते हुए नजर आ रही है। क्या इस घटना पे आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है और क्या आपको लगता है कि जो प्रशासन है झारखंड का वो भी इन लोगों से मिला हुआ है? मुकेश जी, बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज जिस तरह से राम सागर जी के हाथों में अखबार है, ये बहुत खुशी की बात है कि आज शायद उनको अखबार देखने को मौका मिला। ये अखबार शायद उनको अपनी ही सरकार में हरियाणा में भी देखना चाहिए था, मानेसर में जिस तरह से लोग पलायन किए, और शायद वो खोड़ी गांव की घटना देखनी चाहिए थी। इनकी जहां सरकारें होती हैं वहां पे तो राम सागर जी को मौन हो जाते हैं, लेकिन जहां पे सरकारें नहीं होती हैं वहां पे मैं कहता हूँ राम सागर जी को एक बात क्लियर करना होगा कि वो महादलित है या दलित है या हिंदू है। सबसे पहले राम सागर जी ये तय कर दें कि वो कौन से हैं, हिंदू हैं या कौन है, क्योंकि इनको खुद ही नहीं पता है कि कौन से मुद्दे पे बात करनी है। अच्छा, चलिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल श्रवण जी उठाया है। वो तो बोल दिए वो हिंदू हैं। आप बताइए, आप हिंदू है कि नहीं? आप हिंदू है कि नहीं? आपको गर्व है कि नहीं अपने हिंदू होने पे? नहीं, देखिए, मैं हिंदू, मुझे हिंदुस्तान होने पे गर्व है, मुझे हिंदुस्तानी होने पे सबसे बड़ा गर्व है, क्योंकि मैं एक भारतवासी हूँ और भारत के उन सभी मुद्दों को मैं उठाता हूँ। क्या वाकई में राम सागर जी को अंदर से दिल में? अच्छा, ठीक है, मैं एक सवाल पूछता हूँ। आज आपको हिंदुस्तानी होने पे गर्व है, जब आप पाकिस्तान चले जाएंगे तो हिंदू होने पे गर्व करेंगे, या अमेरिका चले गए मान ली तो हिंदू होने पे गर्व होगा? अभी हिंदुस्तान, मैं राम सागर जी को कहना चाहूंगा, मैं अभी हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, मैं हिंदुस्तान। अरे ये नागरिक कहाँ के हैं? सबको ही पता है, सबको पता है आप यहाँ के नागरिक हैं। नहीं, देखिए, राम सागर जी से आप पूछिए कि राष्ट्र, राम सागर जी आपका राष्ट्र सबसे पहले है या धर्म सबसे पहले है? आप बता दीजिए, आप आज इस चैनल के माध्यम से बता दीजिए, सबसे बड़ा राष्ट्र है या सबसे बड़ा धर्म? आप बता दीजिए राम सागर जी। आपको ध्यान नहीं होता, आपको देखना चाहिए, केवल सिर्फ हिंदू और मुसलमान के लिए आप राजनीति करते हैं। आप धार्मिक मुद्दों को केवल एजेंडा बना के, मैं कहता हूँ, आप ही की सरकार ने कहा था सबसे ज्यादा जहां झुकी वही मकान, सबको घर मिलेगा, प्रधानमंत्री जी आपके आना देने का क्यों नहीं काम किए? मैं तो कहता हूँ कि खजाने पर सबका बराबर का अधिकार है, और प्रधानमंत्री जी हर घर योजना के जरिए क्यों नहीं किए? राम सागर जी बताइए, आप देखिए, मुद्दों से भटका के, मुद्दों को भटका के आप राजनीति नहीं कर सकते हैं, मुद्दों को भटका के आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। लेकिन श्रवण जी मुझे लगता है कि मुद्दे से आप भटका रहे लोगों को। सवाल मेरा कुछ और था। सवाल मेरा श्रवण जी, मेरा मुकेश जी, देखिए सुनिए, नहीं, मैं मुद्दों से नहीं भटका रहा हूँ, मैं तब तो वही हरियाणा सरकार की भी बात कर रहा हूँ। नहीं, तो आप पलामू की बात हो रही है, आप हरियाणा जा रहे हैं तो भटका आप रहे हैं ना। आप धर्म पूछ रहे हैं लोगों का, हमारे जो गेस्ट है उनका धर्म पूछ रहे हैं। रेहान खान से भी पूछिए आप उनका धर्म क्या है, देखिए, अगर वो बता देंगे। रेहान खान साहब बताइए, आप क्या हिंदुस्तानी है, मुसलमान है, क्या है आप? ये वही, देखिए, रेहान खान की भी, अच्छा, देखिए, सभी लोग अपने
पॉलिटिकली सब बोल रहे हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान हैं आप, बोलने दीजिए। सही बात है। चलिए देखिए ना, हिंदू ना मुसलमान की बात नहीं है यहाँ पे। रेहान खान भी आवाज उठाते हैं कि अंकिता के दोषियों को सजा मिले, लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो बिल्किस बानो के आरोप। मैं कह रहा हूँ वो सब फिर आप भटका रहे हैं। आप रेहान खान से भी सवाल पूछिए ना, आप रेहान से पूछिए कि पहले हिंदुस्तानी है या पहले मुसलमान है, आप पूछिए उनसे, वो क्या जवाब देते हैं। आप पूछ तो लीजिए उनसे। अरे श्रवण जी आपको श्रवण जी एक बार आप पूछिए तो इनसे। मैं याद दिलाना चाहता हूँ अतीत को, राम सागर जी के अतीत को भी याद दिलाना चाहता हूँ कि अतीत में भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या किया है, ये भी क्या होना चाहिए। चलिए श्रवण जी आप नहीं पूछ रहे, श्रवण जी आप नहीं पूछ रहे, मैं रेहान जी से पूछता हूँ कि रेहान जी पहले आप मुसलमान हैं या पहले आप हिंदुस्तानी हैं? मैं हिंदुस्तानी मुसलमान। नहीं, हिंदुस्तानी मुसलमान तो मिला करके बोल दिया, हिंदुस्तानी विशेषण है। कौन से सवाल आपके नहीं आपके मैं पूछ रहा हूँ, क्यों इसमें गलत क्या है? नहीं आप गलत क्या है इसमें, क्यों नहीं कह सकते हम पहले हिंदुस्तानी ये कहने में आपको क्या दिक्कत है? आपको ये कहने में क्या दिक्कत है हम पहले हिंदुस्तानी है, उसके बाद कोई धर्म आता है, कोई मजहब आती है? आप बताइए। तो आपके लिए देश से ऊपर धर्म है। ऐसे डरा के धमका के, मैं डरा धमका के कितने आराम से पूछ रहा हूँ, और ये सवाल मैंने नहीं पूछा है, श्रवण जी सबसे पूछ रहे, तो मैंने बोला आपसे भी पूछ रहे। जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं मैं सबको जवाब दे रहा हूँ। हाँ तो आप बताइए ना, पहले आप हिंदुस्तानी है या पहले मुसलमान है आप? भाई सुन तो लीजिए। हाँ मैं ये कह रहा हूँ मेरा धर्म जो आता है वो मेरा व्यक्तिगत मामला, उस पर क्यों आप उंगली उठाते हैं मुझसे? मैं कहाँ उंगली उठा रहा हूँ सर? अरे मैं कहाँ उंगली उठा रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ केवल आपसे। मेरे से पूछे, मैं बोलूंगा, आप मुझसे भी पूछ सकते वही सवाल। मैं बोलूंगा मैं पहले हिंदुस्तानी हूं फिर उसके बाद हिंदू हूं, मैं बोलूंगा पहले हिंदुस्तानी हूं मैं। आप बोलिए पहले आप हिंदुस्तानी हैं कि पहले आप मुसलमान हैं? आप बोलिए। मैं कहाँ रहता हूं? अरे क्या कहाँ रहते हैं? अभी तो आप अपने घर में बैठे हुए हैं, ये भारत है इसीलिए यहाँ पर ये सारा चीज बोल पा रहे हैं। आप भारत में हैं इसीलिए ये सब चीज बोल पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, सब कोई जानता है। अगर आप पाकिस्तान में होते तो शायद इस तरीके की भाषा आप नहीं बोल पाते, तो आप ये कोई सवाल ही नहीं है। अगर आप मेरे पुरखों का जरा देखेंगे इतिहास तो आपको पता चलेगा कि हमने इस वतन से कितनी मोहब्बत करी है। नहीं करी है, मैं आपके पुरखे हिंदू थे, आपके पुरखे हिंदू थे, हम गर्व से कहते थे कि हम हिंदू है, मुझे पता है। मैं आपके पुरखे के बारे में जैसे अभी आपने कहा, ये कितनी बड़ी बात कही कि ये मुल्क केवल हिंदुओं का मुल्क है। आपको बात हाँ भाई, ये हिंदुओं का मुल्क था, आक्रांताओं ने इस पे हमला किया, उसके बाद अंग्रेजों ने हमला किया, इसे अपने अपने तरीके से लूटा, तबाह किया। अरे भाई संविधान के धर्मनिरपेक्षता को इससे कोई आहत नहीं, इससे कोई भाई साहब आपसे ज्यादा कानून जानता हूं मैं, आपसे ज्यादा कानून और संविधान की पढ़ाई करी है मैंने। आप मुझे मत सिखाइए संविधान क्या है। रावत जी आपको जानकारी नहीं है, रावत जी बताइए। रेहान साहब एक चीज बताइए, गुस्से में मत बताना, आराम से मैं पूछता हूँ। आपने इतिहास पढ़ा होगा, 1192 ईस्वी से पहले यहाँ कोई मस्जिद नहीं थी, कोई मुसलमान नहीं थे, पहले आक्रमण हुए थे। तो ये बताओ, पहले जब इस्लाम यहाँ नहीं आया था तो ये देश कौन था? हिंदू था कि इस्लाम था? ये तो आपको जानकारी होगी, क्योंकि इस टाइम तो जो आप बोलते हैं वो आपके लिए सही हो जाता है। आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो पूरा देश देख लेगा। जो आप बोलते हैं वो आपके लिए सही हो जाता है, बीजेपी वालों और आरएसएस के लिए वही सही हो जाता है। जब यहाँ इस्लाम नहीं आया था तो ये देश हिंदुओं का था नहीं था? मुकेश जी जो बैठे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये देश हिंदुओं का था या नहीं था, बताइए। तो हमारी आप नहीं सुन सकते ना भाई रेहान भाई, जो इतिहास है वही बताएंगे ना। इतिहास मैंने तो लिखी नहीं है ना, इतिहास ना आपने लिखी है ना मैंने लिखी है। जो सच है वो तो सच है। 47 से पहले वो हिंदुस्तान था। अरे भाई सुनिए, से पहले बांग्लादेश में हिंदुस्तान था। अरे भाई सुन तो लीजिए, सारे हिंदुस्तान थे। एक बार रावत साहब सुनिए, हिंदुस्तानी आपसे नहीं पूछेंगे कि भाई आप हिंदुस्तानी हूँ, उन्होंने बोल दिया मैं हिंदुस्तानी हूँ। अभी आपसे नहीं पूछेंगे आप हिंदुस्तानी हो, कैसे आपका धर्म क्या है? अपने माथे पे लगाऊं क्या? वो इनकी हिम्मत ही नहीं है। चलो ठीक है, लोग समझ गए आप क्या है, लोग सुन रहे हैं और समझदार लोग हैं, वो आपकी हर एक बात का मतलब भी समझ रहे हैं। मैं वापस श्रवण, ठीक है श्रवण जी, ठीक है मैं एक मिनट मैं श्रवण जी अरे सुनिए एक मिनट श्रवण जी मेरा देखिए आप सुनिए बात सुनिए। ठीक है बताइए। मैं बोलूं मुकेश जी? हाँ चलिए आप बोल लीजिए। ठीक है, अब आराम से सुन लीजिएगा, बहुत अच्छी से, कोई बीच में बोले नहीं, मैं सबसे आग्रह करूंगा इतना जी।
बोलिए। देखिए, जहां तक ये बात क्या छुड़ी थी, झारखंड के जमीन का मसला था, लेकिन बात कहाँ ले गए, धर्म, जात, बात, पता नहीं कहां से कहां निकल गए। लेकिन छोड़िए, चलो टॉपिक को, जो बातें हुई अब तक उस पर छोड़िए, लेकिन अब मेन मुद्दे पे आते हैं। देखिए, मुद्दा ये बनता है, अगर उस जमीन पर मालिकाना हक अगर मुसलमान का होता है या मदरसे की जमीन का होता है, वो लोग 30 साल से रह रहे हैं, हम तो यही आग्रह करेंगे कि उनको ना निकाला जाए घर से। मसला ये बनता है कि कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, कानून को, सरकार को ये फैसला लेना चाहिए। अगर वो लोग हटते हैं वहां से, अगर उनका मुसलमानों का मालिकाना हक है, अगर वो लोग हटते हैं तो उनके रहने के लिए तो व्यवस्था करी जाए। अगर वो लोगों को मुसलमान कहते हैं नहीं साहब इनको रहने दीजिए, हमारा मालिकाना हक है, ठीक है, हमें दूसरी जगह का प्रबंध व्यवस्था कर दीजिए, ये सरकार का अधिकार बनता है कि उन लोगों का अगर मालिकाना हक का मुसलमान फिर ठीक है, बहुत अच्छी बात कही आपने, तो सरकार की बहुत अच्छी बात कही कि उनको दूसरी जमीन का मैं दो सवाल मेरे लिए जी। राम सागर जी बोलिए। 40 साल से पर्चा नंदलाल मुसहर के नाम से है, राधा मुसहर के नाम से है, वो 40 साल पहले का पर्चा। ठीक है सर, राम सागर जी सुनिए, बता रहे हैं यार, राम सागर जी थोड़ी सी 40 साल पहले का राम सागर जी उनकी बात। अरे राम सागर जी सुन लीजिए, कि राम सागर जी सुन लीजिए, दलित है तो उनकी राम सागर जी सुन लीजिए, प्रशासन अरे राम सागर जी नहीं सुना, मैं आपकी इसी बात का जवाब दे देता हूँ। रेहान जी सुन लीजिए, पहले आऊंगा आपके पास जी। अरे राम सागर जी 2 बार पहले भी ये दबंग लोग वहां से महादलित परिवार को हटाने का कोशिश किए थे, कामयाब। अरे सर बोलिए, आप हीरो बन तो गए, अब आप चुपिए तो सर, वहां से हटा दिए गए। अरे राम सागर जी, रेहान खान बार बार राम सागर जी बोल रहे हैं, आप राम का नाम ले, चुप तो हो जाइए जी। रेहान साहब, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अभी इन्होंने कहा कि जमीन किसके नाम पे थी, मुकेश जी जरा ये बता सकते हैं आप मुझे, आवाज साफ सुनाई। जमीन जो है वो महादलितों के नाम से थी। ठीक है सर, मुकेश जी इतनी सी बात, मुकेश जी इतनी सी बात मैं बोल देता हूँ, अगर वो जमीन उनको दी है। अरे राम सागर जी आप ठीक है, आपकी बात आ गई, अब इनको जवाब देने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर वो जमीन महादलितों के नाम है तो ठीक है, कानून अपना काम करे, और जो है जो भी लोग अगर उस पे जमीन पर कब्जा करने के लिए या कुछ ऐसी कोई स्थिति पैदा करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अगर महादलितों के नाम है वो ठीक है, आप बहुत अच्छे से आपने। मुकेश जी सुनिए, मुकेश जी थोड़ी सी बात देखिए, अगर किसी का भी मालिकाना हक होगा तो हम नहीं चाहेंगे कि भाई साहब दूसरे धर्म को आप दबाकर हमारे धर्म का झंडा ऊंचा हो जाए, नहीं साहब, हम नहीं चाहते। आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन मेरे 2 सवाल का जवाब दीजिए। मेरे 2 सवाल का जवाब है, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मेरे सवाल तो सुनिए आप। मैं क्या कह सर प्लीज एक जवाब। हाँ। मेरा धर्म ये नहीं सिखाता है कि किसी के भी धर्म, किसी की भी आस्था को कुचलकर या किसी के घर को कुचलकर आप अपनी आस्था को बुलंद करें, ये बिल्कुल इजाजत नहीं। मुझे पता है विषय, लेकिन आप उस धर्म को मानते नहीं है ना, जो अच्छा है, अच्छी बात तो आप मानते नहीं उसकी। धर्म वालों ने अच्छी बात है, आप उसको मानो, लेकिन मेरा जो सवाल है उसका भी जवाब चाहिए मुझे। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैं श्रवण जी से भी इसका जवाब लेना चाहूंगा, और आप रेहान खान आपसे भी लेना चाहूंगा कि ये जमीन आप कह रहे हैं कि नहीं ये मदरसे की जमीन थी, तो 40 साल पहले दावा क्यों नहीं किया गया? सुनो तो पहले सवाल तो पूछ लो। नहीं कहा आपने, लेकिन सवाल तो सुन लो मेरा। मान लो नहीं कहा आपने, आप कह रहे कि यदि उनका है तो उनको दे दिया जाए, और अगर मुसलमानों का भी है तो मुसलमान वाले दे दे जमीन उनको, यही कह रहे हैं ना आप? मैंने ये नहीं कहा सर, तो मेरा प्रोसेस आप समझे ही नहीं। मेरा प्रोसेस मतलब कहने का ये है कि अगर वो मुसलमानों की जमीन है, मालिकाना अधिकार है, और वो लोग 30-40 साल से रह रहे हैं, तो मैं ये बोल रहा हूं कि सरकार ये काम करे कि उन लोगों को वहां रहने दिया जाए और मुसलमानों को अलग व्यवस्था कर दी जाए जमीन की। मैं ये कहना चाह रहा हूं, लेकिन आप समझ नहीं चाह रहे। आप चीजों को जितने आसानी से, आप जिस तरीके से चीजों को आसान करके लोगों को समझा रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं ना, चीजें उतनी आसान नहीं है। यही बात मैं कह रहा हूं कि ये मसला केवल ये नहीं है कि पलामू में दलित बस्ती पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है। मसला ये है कि मुसलमानों ने साजिशन वहां पर अपनी आबादी बढ़ाई, और उसके बाद जब उनकी आबादी ये हो गई जो हम उनको मार के भगा सकते हैं, तो ट्रक लाया,
ट्रक में बिठाया, ऐसा हो ही नहीं सकता समाज भाई साहब पूरा सबूत है, बात करो। मैंने वहां पर 15 लोगों से बात की है, मैंने 15 लोगों से बात करी है वहां पर 15 लोगों से बात करी है, सारे बयान है सबके, 15 लोगों से बात करी मैंने। और उसके बाद जो है आपने 40 साल पहले आपकी आबादी कम थी तो आप चुपचाप बैठे हुए थे, जैसे जैसे आपकी आबादी बढ़ती गई आप में दम कम होता गया और आप जो है फिर कानून हाथ में लेने के लिए जिस दिन सक्षम हो गए उस दिन ले लिया कानून हाथ में। अब लग रहा है कि डंडा चलेगा तो आप कह रहे हैं कि दे देंगे जमीन। यही तो समस्या है ना कि आप लोग आप जो है आप पहले सवाल सर सरकारी प्रक्रिया बोली है। अरे सरकारी प्रक्रिया ये है नहीं, आपके कहने से प्रक्रिया नहीं हो जाएगी, ये कोई प्रक्रिया नहीं है। जो राम मंदिर वाले जमीन पर मस्जिद बना दो, फिर मस्जिद के पक्ष में मंदिर के पक्ष में फैसला हो गया तो मस्जिद के अलग जमीन दे दो, ये फार्मूला सब जगह नहीं चलेगा। ये कोई फार्मूला, ये कोई सरकारी फार्मूला नहीं है, संविधान और कानून नहीं है ये कि भाई आप एक जगह दावा कर दोगे गलत जगह पे, उसके बोलोगे दूसरी जगह मुझे सही जमीन दे दो। यही साजिश है ना आपकी कि गलत जमीन पे पहले दावा कर दो, गलत जमीन पे दावा कर दो, बोलो हमारा है, नहीं तो ठीक है चलो भाई यहाँ नहीं तो भाई दूसरी जगह दे दो। क्यों दे दे दूसरी जगह भाई? ये देश संविधान से नहीं चलाएंगे तो किससे चलेगा? नहीं तो आप संविधान से, तो मैं बोल रहा हूँ आप नहीं चलाना चाह रहे हो। कौन से संविधान की कौन सी धारा में लिखा हुआ है संविधान के बता दो ना आप। संविधान की कौन सी धारा में लिखा हुआ है कि कहीं पहले कब्जा कर लो, उसके बाद जब पता चले ये गलत कब्जा है तो दूसरी जगह जमीन दे दे। क्यों दे दे जमीन दूसरी जगह? समझने ही नहीं चाह रहे उस बात को। अरे आप समझा जो रहे हो ना, पूरी दुनिया समझ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने पैनलिस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं वो कुछ समझने ही नहीं चाह रहे मेरी बात को, तो मैं आपको क्या समझा पाऊंगा? चलो आप समझाओ, मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, समझाओ फिर से। फिर आप मैं हाँ। आपको 2-3 बार समझा चुका मैं। चलो ठीक है, तब तो कानून अपना काम करे, जिस पर उसका मालिकाना हक हो। अगर वो लोग 30-40 साल से वहां पर रह रहे हैं तो अगर उन मुसलमानों का मालिकाना हक है या दलितों का महादलितों का मालिकाना हक है तो मुसलमानों को चाहिए वहां पर कब्जेदारी नहीं करनी। अगर मगर कहां से आप कह रहे हो भाई? आपने कोई वहां पर जांच करी है क्या? सागर जी सुनिए, आपने जांच करी है क्या? वहां पे जांच की है क्या? वहां पे अगर मगर लगा रहे हो आप, गए हो क्या? किसी लोगों से बात करी है आपने? जानकारी है आपको? अरे इन्हीं को हीरो बना दीजिए ना। श्रवण जी आपको समझ में आ रही है? रेहान साहब जो बोल रहे हैं आपको समझ में आ रही होगी बात मेरे ख्याल से। नहीं देखिए, समझने और ना समझने की मैं आपके मुद्दों पे आता हूँ। क्या समझना है क्या नहीं समझना है, ये वहाँ की जनता को समझना है। ये हमारे और आपके समझने से जनता जो समझ रही वो टीवी पे बता नहीं पा रही है ना। आप सुन रहे हैं, आप समझ रही है कि नहीं, ताकि रेहान साहब को लग जाए कि हम सही से समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे, क्योंकि मैं तो इनकी बात नहीं समझ पा रहा हूं। मैं भी तो मुकेश जी वही कह रहा हूँ कि जो मालिकाना हक अगर किसी का भी है, वो लोग अगर मुसलमानों का भी है मालिकाना हक, अगर मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मालिकाना, जब यही चीज है जब मालिकाना हक नहीं है तो पर भी आप देना चाह रहे हो तो ये मार के भगाया क्यों? सुन तो लीजिए आप, मार के भगाया क्यों? अगर ये सवाल हम नहीं उठाते, यदि सवाल वहां प्रशासन खड़ी नहीं होती तो आप तो भगा दिया था ना आपने। जहां आपकी चल रही वहां चला ले रहे हो ना, यानी सवाल उसी पे है ना। अब तो आप डर के आप डर के मारे बोल रहे हो कि फिर से मैं दे दूंगी जमीन, ले लो मेरा। ये तो डर के मामले है ना। जब प्रशासन का डंडा चला तो आपको लग रहा है आप दे देंगे हम। श्रवण जी कौन सी डर वाली बात है? डर वाली ही बात है ना, देना तो पड़ेगा है ना। कैसी? मुझे बताइए ना डर वाली बात। डर वाली बात है कि अब लोगों को पता चल गया कि भाई ये जो जमीन है वो दलितों की है, मुसलमानों की नहीं है। आबादी बढ़ाने से कब्जा इस बार नहीं हो पाएगा, आगे नहीं हो पाएगा मैंने, लेकिन इस बार नहीं हो पाएगा। तो आप फिर वापस देने की बात कर रहे हो। चलो श्रवण जी, समझ में आई बात आपको? श्रवण जी ने पहले पूछ लो, श्रवण जी पढ़े लिखे आदमी है, समझ लेते हैं बात को। श्रवण जी समझ लिया बात आपने जो रेहान खान बोल रहे हैं? देखिए, मैं मुकेश जी सीधे तौर पे कहना चाहूंगा, जो मौजूदा वहाँ परिस्थितियां हैं, ठीक है, जो परिस्थितियां वो शासन और प्रशासन उसका कार्य कर रहा है। लेकिन अगर कोई भी आशियाना अगर अपना बनाया हुआ है, पुश्तैनी कोई भी, मैं कहता हूँ वो चाहे बंजर जमीन की ही बात करें, अगर कोई भी गरीब परिवार जो लोग रह रहे हैं, क्या वाकई में उसकी प्रशासन और शासन उसका पूरी तरह के जांच करे? क्या वहां पे मौजूदा स्थिति, क्योंकि आप देख रहे होंगे जिस तरह से झारखंड की सरकार में उथल पुथल का कहीं ना कहीं कार्य चल रहा है, उसी के बीच में आए दिन मुद्दे आना, जैसे अभी देखा होगा आपने अंकिता सिंह का मुद्दा, बहुत तेजी से पूरे देश में जो जिस तरह से मुसलमान या कोई भी हो जो आरोपी है, वो कोई सब वो नहीं है, कोई मुस्लिम समुदाय से नहीं आता, उसको आरोपी हम कहेंगे। नहीं, आप ये गलत कहेंगे, आपको मुसलमान कहना होगा। उसका नाम शाहरुख था, वो मुसलमान था। क्यों नहीं कहेंगे आप? नहीं, क्यों नहीं कहेंगे भाई? मैं कहता हूं गलत क्या है?
पांचों, मैं कहता हूँ अब आप देखिए वो आरोपी कहाँ, गुजरात के आपको सही बात कहने में नाम लेने में क्या दिक्कत है भाई? अगर वो आरोपी है, अपराधी की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता भाई। आप नाम लेने में कह रहे हो, आरोपी की नाम लो ना। आरोपी का नाम आरोपी होता है, आरोपी का आरोपी का नाम जो है ना, कल आप कुछ करोगे ना तो आरोपी के नाम श्रवण पांडे होगा, आरोपी का नाम आरोपी नहीं होगा, आरोपी जो है ना डेजिग्नेशन होगा उसका। आप लोग बचाने, आपकी इसी सोच के कारण ये समस्या इतनी बड़ी है आगे। श्रवण पांडे जी, आप लोगों की ऐसी सोच के कारण ही समस्या यहाँ तक पहुँच गई है। कल आप भी तलवार के नोक पे बदल दिए जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। श्रवण पांडे से श्रवण खान हो जाओगे आप। हर मुसलमान देश का जिहादी नहीं है आपको, लेकिन जिहादी तो कौन कह रहा है हर एक मुसलमान जिहादी? किसको कह रहा है? अरे हर एक मुसलमान जिहादी होता तो मैं यहाँ पर रेहान खान को नहीं लाता। मैं इनको जिहादी नहीं मानता हूँ, तभी यहाँ पर इतने सम्मान से बिठाया वो। मैं तो नहीं कह रहा कि हर एक मुसलमान जिहादी होता है। लेकिन कौन कह रहा है? कर देना, नहीं परिभाषित कर देना। लेकिन अगर किसी भी समय कहता हूँ वहां पे जो मौजूदा हालत है, जो पलायन हुआ, उसकी पूरी तरीके से वहां का शासन और प्रशासन पलायन नहीं हुआ, मामला का समझो। पलायन नहीं है, जबरदस्ती आपने गाड़ी मंगवाई, आपने उसकी बस्ती उजारी, आपने उठा के ट्रक में डाल दिया और ट्रक को जंगल में रवाना कर दिया। ये पलायन नहीं कहते हैं इसको भगाना कहते हैं, मार के भगाना कहते हैं, पलायन नहीं कहते इसको। मैं आपको पूरा डाल्टनगंज में देखा, डाल्टनगंज में लोगों से बात की, वहाँ की पूरे मौजूदा स्थिति की बात की। मैंने कहा क्या परिस्थितियां हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ के दिखाया गया। क्योंकि जिस तरह से रामा सागर जी की आईटी सेल जिस तरह से काम कर रही है, झारखंड के सरकार के ऊपर आरोप पे आरोप लगा रही है, ये कहीं ना कहीं समझने का विषय है कि वहां पे सरकार जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार पलट के और अपनी सरकार बनाने का खरीद को उसी हिसाब से झारखंड में भी ये काम फिर श्रवण जी आप भटक गए, फिर रास्ता बदल लिया आपने, फिर से भटक गए आप। अरे भाई साहब, जो जिस मुद्दे पे चर्चा हो रही है श्रवण जी, वहां तो बोलिए आप। मैं क्यों इधर उधर भाग रहे हैं आप? वहाँ के डीएमओ में वहाँ पे सारी बातें होंगी, वहाँ सारा जांच का विषय है। अरे मेरी भी बातें हुई, वहाँ जो पीड़ित है, बताइए आप, महादलित जो पीड़ित है, जय भीम और जय मीम का नारा दे, उनसे बात हुई आपको? वहाँ जो लोग हैं उनसे बात हुई आपकी? मैं वही कहता हूँ, देखिए मैं वहाँ के जो स्थानीय लोग, मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं बात करता हूँ, मैं वहाँ के जमीनी स्तर के जो लोग हैं, मैंने डाल्टनगंज के नियर बाय वहाँ पे बात की मैंने। अरे वहाँ के नियर बाय मैंने तो वहाँ जो लोग हैं उनसे, जो पलामू में हैं, जिनके सामने में घटनाएं हुई, जो लोग इसके विक्टिम है, उनसे बात की है। तब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ट्रक मंगाया गया मुसलमानों की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से गाड़ी मंगवाई गई, फिर उसके साथ मारपीट किया गया, फिर उसके साथ उसके सामान के साथ उसको उठा करके और जंगल में फेंक दिया गया। जंगल में नहीं मुकेश जी देखिए, आए दिन इस केवल मुद्दा एक क्रिएट करके, दलित और मुसलमान का मुद्दा हो, चाहे हिंदू और मुसलमान का मुद्दा हो, वहाँ के फैक्ट, वहाँ की जो चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन जांच कर रहा है। जो अगर इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ मैं न्यायपालिका पे विश्वास रखता हूँ, न्यायपालिका पे विश्वास रखता हूँ, और झारखंड की सरकार से भी मैं विश्वास रखता हूँ, वो उस हिसाब कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो। अगर उसके ऊपर कोई भी अगर ऐसा कुकित किया, किसी के आशियाने को नहीं उजाड़ा जा सकता है, मैं कहता हूँ। लेकिन रामा सागर की, चलिए हमारे पास समय की कमी है, ये बहस तो और भी हो सकती थी, ये चर्चा और भी आगे हो सकती थी। अब मैं आखिरी कमेंट रावत साहब से लेना चाहूंगा। रावत जी, आखिरी कमेंट। मुकेश जी, मैं पूछना चाहूंगा, अभी श्रवण पांडे जी बहुत अच्छी बातें कर रहे थे कि जो आतंकवादी होते हैं या जो उत्पात करने वाले थे, उनका कोई धर्म नहीं होता है। पांडे जी, धर्म उनका होता है कि जब वो अल्लाह अकबर बोल करके सर तन से जुदा कर देते हैं, गर्दन काट देते हैं, हलाल कर देते हैं, गोली मार देते हैं, बलात्कार करते हैं, और फिर वहां पर अल्लाह अकबर का नाम भी लेते हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि अभी यहाँ पर जिन लोगों को जबरदस्ती यहाँ से उखाड़ा गया है, क्या आप इन लोगों के साथ खड़े होंगे और आप उन मुसलमानों का विरोध करेंगे कि जिन्होंने उनका तंबू काट दिया, घर उजाड़ दिया, उनको बेघर करके जंगल में फेंक दिया उठा करके? पांडे जी, सर मैं बोलूं? मेरे पास समय की कमी है, हम 2 मिनट में बोल सकते हैं। 10 सेकंड जी, 10 सेकंड जी। रामा सागर जी से मैं बोल देता हूं। हाँ जी, रामा सागर जी आज पहली बार मिले, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता कम मिलते हैं, केवल हिंदू और मुसलमान के मुद्दों में अगर उनको एक बार श्रवण जी प्लीज, टाइम का समय की कमी है। रेहान खान कुछ बोलना चाह रहे हैं जी। ठीक है सर। अरे एक मिनट समय की कमी है श्रवण जी, प्लीज। हाँ, अभी रावत जी ने बहुत अच्छी बात कही।
अरे यार, अभी रावत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर उनको उखाड़ा गया, उनके साथ खड़े होंगे। अगर सर रावत जी, अगर उनके ऊपर कोई किसी तरीके का अत्याचार हो रहा मुस्लिम समुदाय द्वारा, सबसे पहले आपके साथ मैं चल के खड़ा होऊंगा। बहुत बहुत अगर उनके साथ नाइंसाफी हो रही है तो सबके साथ आगे मैं खड़ा हूंगा आपके जाके। कैसी बात कर रहे हैं? अच्छी बात है। आपकी बात जो है हमारे प्रोग्राम के माध्यम से उन लोगों तक भी पहुंच रही है, और पलामू में भी जो दर्शक और जो लोग देख रहे हैं वो रेहान खान को भी सुन रहे होंगे, और जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं उनको भी सुन रहे होंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए रेहान जी आपका, एच.एस. रावत जी आपका, राम सागर जी आपका और श्रवण पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें रखी। लेकिन ये मसला केवल ये नहीं है कि पलामू की दलित बस्ती पर मुसलमानों ने कब्जा किया है। मसला ये है कि यह भी एक गजवाए हिंद का हिस्सा है, और धीरे धीरे झारखंड में जिस तरीके से घटनाएं हो रही है, एक के बाद एक जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही है, अगर आप उनके डॉट्स को जोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये सारा जो है एक ही दिशा में जा रहा है, गजवाए हिंद की तरफ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।